Welcome to my class. Today we will discuss chapter number 1 of class 9, French Revolution. Okay, French Revolution हम लोग डिस्कस करेंगे आज. पिछले क्लास में हम लोगों ने एंशियन रेजिम के बारे में डिस्कस किया था और टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था. प्री रेवोल्यूशनरी एरा यानी बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हाट वाज द टैक्स स्ट्रक्चर. Okay, tax structure of France we discuss. Today we are going to discuss social structure. Okay, social structure French Revolution से पहले, and we will also discuss divine monarchy. Okay, these two topics we will discuss. So let us discuss social structure. Okay, social structure. तो आइए पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते हैं. ओके, क्लर्जी. अब क्लर्जी देखिए, उन लोगों का जो देयर पॉपुलेशन वाज 1.20 लाख. ओके, 1,20,000 their population, approx population was 1.20. That means 1,20,000. Their percentage was about 1. That means less than 1%. उन लोगों की जो आबादी थी less than 1% of the total population. Okay, उन लोगों का total population का जो परसेंटेज वो आपका इसका जो था फर्स्ट स्टेट क्लर्जी का वो 1% से भी कम है. ओके, 1% से भी कम. और ये चीज एक और ये चीज देखते चले क्या they used to pay they had 50% of the total land of फ्रांस का टोटल लैंड का इनके पास 50% था, यानी 50% लैंड दे एक्वायर्ड. ओके, लैंड दे एक्वायर्ड. आफ्टर दैट सेकेंड स्टेट में एरिस्टोक्रेसी या नॉबल्स. ओके, एरिस्टोक्रेसी या नॉबल. इन लोगों का पॉपुलेशन कितना था? 3,50,000. 3,50,000. That means it was equivalent to 1.5%. Okay, 1.5, approx 1.5%. Total population 3,50,000 और उनका परसेंटेज कितना है? 1.5. ओके, 1.5% के अप्रॉक्स में आया. ओके, ये लोग कितना लैंड एक्वायर कर देते? 33 to 34% लैंड दे एक्वायर. वो लोग टोटल लैंड का 30 to 34% लैंड ये लोग एक्वायर करते थे, दोनों मिला के. ओके, दैट मींस क्लर्जी एंड एरिस्टोक्रेसी वो लोग कितना टैक्स पे करते थे? 4%. देखिएगा पूरा स्ट्रक्चर. ओके, दोनों मिला के, दैट मींस दोनों मिला के हम लोग बोलते हैं प्रिविलेज क्लास. तो प्रिविलेज क्लास कितना टैक्स पे करती थी? 4%. ओके, और दोनों मिला के कितना लैंड एक्वायर करती थी? अबाउट 83 to 84%. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर. नाउ लेट अस डिस्कस मोर. फर्स्ट स्टेट में हम लोग हो गए क्लर्जी को दो हिस्सों में बांटते हैं. एक को बोलते हैं हायर क्लर्जी, एक को बोलेंगे लोअर क्लर्जी. ओके, एक को बोलेंगे हायर क्लर्जी, दूसरे को बोलेंगे लोअर क्लर्जी. हायर क्लर्जी में कौन कौन आता है? एबॉट, आर्क, बिशॉप, कैनन. ओके, इसमें कौन कौन आते हैं? फ्रायर, क्योटर. ओके, ये देखिए क्लर्जी में जो फर्स्ट स्टेट में पढ़ते हैं तो वो हायर एंड लोअर क्लर्जी दो डिवीजन था. तो हायर क्लर्जी में एबॉट, आर्क बिशॉप, कैनन, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ हायर क्लर्जी. ओके, एंड लोअर क्लर्जी फ्रायर, they used to fall under the category of lower clergy. एक और चीज देखेगा कि हायर क्लर्जी से जो बिलोंग करते थे, they were very rich. Okay, but they were not religious. Okay, they were not religious. But unlike
higher clergy, lower clergy, they were very poor but very religious. They were very poor but very religious. That is why Louis XVI एक मतलब बोले थे कि if I could see even a single clergy who had faith in God, काश वो एक क्लर्जी को भी ऐसा, एक पादरी को भी ऐसा देखते जिनको गॉड पर फेथ हो. ओके, जिनको गॉड पर फेथ हो, मतलब सिर्फ ये लोग पैसा कमाने के चक्कर में रहते थे और गॉड को बिल्कुल भूल गए थे. ओके, लेकिन ये लोग लोअर क्लर्जी, ये दे वर वीक, दे वर पुअर, बट दे हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. ओके, अब आइए सेकेंड स्टेट. सेकेंड स्टेज में क्या आता है? एरिस्टोक्रेसी या नॉबल. सेकेंड स्टेज में क्या आता है? एरिस्टोक्रेसी या नॉबल. एक बार हम यहां पे देख लिए सेकेंड स्टेज में एरिस्टोक्रेसी या नॉबल. एरिस्टोक्रेसी या नॉबल्स को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं. एक को बोलेंगे नॉबल्स बाय बर्थ और दूसरे को बोलेंगे फैशनेबल नॉबल्स. मतलब नॉबल्स बाय बर्थ मतलब ये लोग बाय बर्थ रॉयल फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं. दे यूज्ड टू सिट इन कोर्ट. ओके, दे यूज्ड टू सिट इन कोर्ट. दे वर वेरी इन्फ्लुएंशियल. इनका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर they had strong power, okay, in France. Okay, but fashionable nobles, okay, they were not very powerful. They were not as powerful as nobles by birth. Okay, ये आगे बढ़ेंगे जरा. मैं इसको मिटाता हूं. आगे अगर बढ़ेंगे देखेंगे थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं. ओके, 3 हिस्सों में बांटते हैं थर्ड स्टेट को. थर्ड स्टेट एक को बोलेंगे बोआजी, बोजा. थर्ड स्टेट को हम लोग बोलते हैं, थर्ड स्टेट को हम लोग बोलेंगे बोजीबा. थर्ड स्टेट को बोलेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे बोजीबा पीजेंट लेबर. ओके, बोजीबा. तो फिर हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं. एक को बोलेंगे हायर बोजीबा, दूसरे को बोलेंगे मिडिल बोजीबा और नंबर 3 को बोलेंगे लोअर बोजीबा. ओके, बोजीबा को हम लोग 3 पार्ट्स में बांटेंगे. नंबर 1 हायर बोजीबा, नंबर 2 मिडिल बोजीबा एंड नंबर 3. ओके, सेकेंड वन इज मिडिल बोजीबा एंड थर्ड वन इज लोअर बोजीबा. तो हायर बोजीबा में कौन आते हैं? रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग बिजनेसमैन. ओके, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग बिजनेसमैन. इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि they were not less than clergy and nobles. Okay, they were not less than clergy and wealth. Okay, in respect of money, but they did not have a status in society. That is why they were suffering from anxiety. Okay, are you getting my point? Higher bourgeois, they were very rich. Okay, they were big industrialists and they were big businessmen. Okay, they had too much wealth, too much power, but they did not have social status in France. That is why they were suffering from anxiety. Okay, they were suffering from jealousy from first state, second state. Okay, middle class, middle bourgeois. Okay, they were teacher. Okay, lawyer. Okay, doctor, teacher, lawyer. इसको हम लोग बंगाल में मिडिल क्लास बोलते हैं. ओके, इन बंगाल में हम लोग मिडिल क्लास बोलते हैं. हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे मिडिल क्लास के बारे में. व्हाट वाज देयर रोल, ओके, इन द सोसाइटी ऑफ बंगाल. मिडिल क्लास. ओके, मिडिल क्लास डॉक्टर, टीचर, प्लीडर एंड हु हैड लर्नड, हु हैड गॉट द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न साइंस एंड इंग्लिश एजुकेशन. दे आर कॉल्ड इन बंगाल मिडिल क्लास and in France they are called middle bourgeois. Okay, so doctor,
lawyer and engineer and so on and so forth. And lower में wage earners, okay, serfs ये lower bourgeois में, okay. अब आइए peasant, okay. peasant का total population फ्रांस में 80% है, okay, 80%, and they also paid 80% tax from their total income they used to pay. Okay, उन लोगों का आबादी कितना है peasants का 80%. Okay, 80%. They were in majority and they played very important role in the French Revolution 1789. और ये लोग अपने total आमदनी का 80% they give as tax. Okay, we had discussed in our previous class direct tax, indirect tax they used to pay. Okay, peasant में wage earners आपका रेंट पीजेंट्स हैं, फ्री पीजेंट्स हैं, सर्व्स हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं पीजेंट्स हैं. उसके बाद लेबरर्स में वेज अर्नर्स हैं, वेगाबेंट्स हैं. इन लोगों का कंडीशन भी बहुत खराब है. ओके, देयर कंडीशन वाज आल्सो नॉट वेरी गुड. ओके, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर. ओके, सोशल स्ट्रक्चर. एक चीज और, Sans-culottes, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? Sans, S-A-N-Z, इसको बोलेंगे sans culottes, L-O-T-S, sans culottes. ये sans culottes क्या थे? उन लोग थे wage earners and urban workers. ओके, sans-culottes में कौन कौन आते हैं? वेज अर्नर्स आते हैं और अर्बन वर्कर्स आते हैं. दे यूज्ड टू लिव इन विलेजेस एंड यूज्ड टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर देयर एज अ वेज अर्नर. ओके, देयर कंडीशन वाज आल्सो नॉट गुड, वेरी डिप्लोरेबल कंडीशन, एंड दे प्लेड sans-culottes played very important role. Farmers played very important role, okay, in the French Revolution, and sans-culottes played very important role. About them we will discuss in details. Okay, now after that there's a saying. Okay, there's a saying, nobles fight, clergy pray, and people pay. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेइंग है फ्रांस में about the social structure. Okay, what? Nobles fight. Okay, they participate in battles and wars. Nobles fight, clergy pray. Okay, and people pay. People सिर्फ किस लिए भैया? टैक्स देने के लिए. Okay, people जो है वो किस लिए? टैक्स देने के लिए. और आपको एक और बात बताता चलो कि थर्ड स्टेट के लोग 94% टैक्स देते हैं टोटल. थर्ड स्टेट अनप्रिविलेज्ड लोग जो है 94% टैक्स उन लोगों के कांधा पर है. ओके, तो इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे. तो हम लोग क्या देखेंगे? 4% जो टैक्स है प्रिविलेज क्लास, मतलब आपका क्लर्जी एंड आपका एरिस्टोक्रेसी. ओके, क्लर्जी एंड एरिस्टोक्रेसी वो कितना देते हैं? 4% टैक्स. और उनके पास जमीन कितना है? 83 to 84%. Okay, land they had. Okay, and farmers, they did not have the land, but they had to pay, means third states, they had to pay about 94% tax they used to give. Okay, तो ये रहा. उसके बाद आइए डिवाइन मोनार्की. Okay, divine monarchy. What is this divine monarchy? We have already discussed in our previous classes that in ancient monarchy, okay, in ancient regime, उस जमाने में क्या था कि king, okay, monarchs, they used to think that they were the representative of God on earth. वो लोग खुदा की तरफ से, गॉड की तरफ से अर्थ पर रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदा है गॉड के. कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता. ओके, वो लोग जो करेंगे, जो बोलेंगे वो लॉ होगा, कानून होगा. ओके, that was the thought process of monarchy. Okay, and they said that they had divine power. Okay, they had divine power. Whatever they want, they would do, and that would be right. Okay, that would be right. So age of reasons, 18th century को हम लोग age of reasons बोलेंगे.
तो ये एज ऑफ रीजंस में जब 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन व्हेन इट अकर्ड इन इंग्लैंड, सो it was said as per the age of reason, if king was inefficient, if the monarchs were inefficient, okay, bring him down from the throne, उसको throne से नीचे करो through the revolt, okay, revolt के through, इनकलाब के through, राजा को भगाओ वहां से, if he does not serve, okay, if he does not serve the poor people, I mean the masses, the people, okay, so इन लोगों का जो divine monarchy, ये this helped, okay, France for the French Revolution in 1789, ओके, ये मदद किया फ्रांस रेवोल्यूशन में, फ्रांसीसी इनकलाब लाने में, ओके। इसी तरीके से एक और भी किंग है आपका सुल्तानेट पीरियड में, जिनका नाम है गयासुद्दीन बलबन, उनका पीरियड हुआ 1266 टू 1288, वो भी ऐसा दावा करते थे, ओके, कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, जिल्ले लाही, ओके, जिल्ले लाही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो इनका भी डिवाइन जो क्लेम था, कि वो लोग बोलते थे हम लोग खुदाई, डिवाइन मोनार्की, हम लोग से कोई प्रश्न नहीं कर सकता, और पूरा करप्शन करते थे, ऐश व आराम, they were ease loving people and they did not look after the people of France, and ultimately the French Revolution had taken place. Okay, thank you very much.